हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा आज एक्चुअली थोड़ा गला खराब हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा, जैसा कि वीडियो में मैंने बताया है, कि कनाडा में जो ये इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं, ये एक्चुअली शुरुआत है वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स कट होने की, जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी हाई थे। और एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स हाई क्यों थे? क्योंकि बहुत सारे देशों में बहुत बड़ा बड़ा इन्फ्लेशन था, बहुत हाई पे इन्फ्लेशन था, और उसके चक्कर में कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा ना बढ़े, महंगाई और ज़्यादा ना बढ़े, मुद्रास्फीति और ज़्यादा ना बढ़े, सरकारों ने जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं उनसे लिया जाने वाला कर्जा, उस पर इंटरेस्ट रेट्स हाई कर रखे थे, जिसकी वजह से सारे के सारे लोन्स महंगे हो रखे थे। तो इसके चलते जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज थी, क्योंकि देखो मेरा सेक्टर है, मैं बात करती हूँ मार्केट, शेयर मार्केट पे, तो जितने भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज थी वर्ल्ड वाइड, आई एम सॉरी टू, मतलब मेरा आज गला बहुत खराब है, आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना, बट वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज थी, और खास करके इंडियन फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज पे तो इतनी आफत आई हुई थी कि पिछले पूरे 1-1.5 साल से, जहां पूरे मार्केट में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इंडिया का फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उसी प्राइस के आसपास घूम रही हैं जिस प्राइस पे वो पिछला पूरा साल रही हैं। और इनफैक्ट उनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं। रीजन, और इनफैक्ट कंपनीज के बिजनेस बढ़ रहे हैं लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। अर्निंग्स नहीं बढ़ने के पीछे रीजन वही है कि बहुत हाई इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा उठाना पड़ रहा है, और आगे उन्हें चीपर रेट्स पे देना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी इस मार्केट में बहुत है। लेकिन अब मैंने अभी जो हाई आया था जून में, जो 1 2 जून को, उसमें अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेल किया था। तो वो सेल करने के पीछे एक्चुअली कुछ रीजंस बन रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर अब मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, बैंकिंग सेक्टर से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव अब मुझे फाइनेंस सेक्टर लगता है। देखो बता देती हूँ, बैंक अब मुझे उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर अब जैसे कि आप देख रहे हैं ना, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। पहले यही लोग अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखा करते थे, लेकिन अब लोग सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल निकाल के शेयर मार्केट की तरफ पुश कर रहे हैं। तो बैंकों के पास जो सस्ता मनी था, जो सेविंग अकाउंट के थ्रू उनको मिल जाता था, वो अब बैंकों को कम मिल रहा है, या हो सकता है आगे आने वाले सालों में ना के बराबर भी मिलने लगे, बहुत ही कम मिलने लगे। तो उस केस में जितने भी बैंक्स हैं, वो ऑलमोस्ट एनबीएफसी के एक रॉ मटेरियल की के फॉर्म में बात करूं तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं और जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे इक्वल फुटिंग पे आगे खड़े हो जाएंगे। मतलब कि बैंक्स के पास जब सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, तो लोन बांटने के लिए फिर उनको आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा, जो कि उनको एक बहुत महंगे रेट पे। आप देखो ना, सेविंग अकाउंट में तो बैंक्स आप देखो कितना ही देते हैं, 3-3.5% के आसपास। और वहीं अगर रेपो रेट की बात करूं, तो रेपो रेट इस वक्त चल रहा है 6.5%। तो बैंक्स को कंपैरेटिव सस्ता कर्जा मिल जाता है, लेकिन एनबीएफसी को बहुत महंगा, मतलब 6.5% के रेट पे कर्जा लेना पड़ता है आरबीआई से। तो अब आगे आने वाले कुछ सालों में, 2-3-4 सालों में, मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक्स हैं वो एनबीएफसी के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में एनबीएफसीज के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट 1 मंथ में मैं समझ रही हूँ कि 1 और 2 मंथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के फाइनेंस सेक्टर की हालत सुधरने वाली है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेट कट्स आने वाले हैं। वो रेट कट्स का इंतजार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से किया जा रहा था। इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होते के साथ ही जो फर्स्ट आरबीआई की पॉलिसी आएगी, जब भी आएगी, आप देखना कि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कट दिखने शुरू हो जाएंगे। और इंटरेस्ट रेट कट होते के साथ ही कि जो भी फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स हैं वो एकदम तेजी के साथ चलेंगे। मेरे पास 2-3 रीजंस भी हैं कि एनबीएफसी के शेयर्स बैंक्स के बजाय ज्यादा क्यों चलेंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो चुके हैं। वो ये कि एक तो पिछला पूरा साल जितने भी, खास करके पीएसयू बैंक्स की बात कर रही हूँ, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो बहुत ज्यादा ही उन्होंने तेजी दी है, कम से कम 100 से 200% का रिटर्न दिया है। मैं बोलूंगी कि ये बेस्ट टाइम है। आप अगर किसी बड़े बैंक में, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में इस वक्त प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, तो प्लीज वहां से अपना प्रॉफिट बुक करें। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले साल 6 महीने अब बैंक्स के लिए उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रही बैंक्स का बिजनेस बंद होने जा रहा है, बट यस, बैंक्स और एनबीएफसी बराबर में आके खड़े होने वाले हैं, क्योंकि अब आप ये देखो कि एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं।
हम लोग जितने भी लोन्स लिया करते हैं ना, वो ज़्यादातर बजाज फाइनेंस या बहुत बड़े-बड़े फाइनेंस सेक्टर की, आदित्य बिरला कैपिटल कह लो या XYZ बहुत बड़ी-बड़ी जो भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनसे लिया करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कह लो, चोलामंडलम फाइनेंस कह लो, श्रीराम फाइनेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो लोग लोन लेने के लिए आजकल फाइनेंस सेक्टर को ज़्यादा अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट बैंक्स की बजाय काफ़ी कम होते हैं। जहां बैंक्स आपको 18 से 20% के आसपास पे लोन देंगे, आपको ये जो जितने भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज है ना, ये आपको बहुत ही कम मार्जिन पे और आगे आपको लोन दे देंगी। आप मान के चलो कि आपको 10-11% के आसपास हर NBFC लोन दे देगी, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो। होम लोन का मैं कह नहीं सकती, बट चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, आपको ऑलमोस्ट 11-12, अगर आप अच्छे से बार्गेन करेंगे, आपको 10-11% के आसपास लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव मतलब ये होती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड कि जितनी भी NBFC हैं, उनके पास बैंक्स के बराबर बड़े बड़े वर्क फोर्सेस नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि इन कंपनीज पे बहुत ज्यादा सैलरी बांटने का प्रेशर नहीं होता। अगर बिजनेस कम भी होता है, तब भी ये कंपनी सस्टेन कर जाएंगी, ये कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स बने रहेंगे। लेकिन जिन दिनों में बैंक्स को बिजनेस उतना नहीं आता, मतलब सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आता, लेकिन सैलरी उतनी ही बांटनी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वहाँ पे, ठीक है, और बड़ी बड़ी सैलरीज बांटनी है, मोटी मोटी सैलरीज बांटनी है। तो उस केस में आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल एज अ उसको अगर बिजनेस माने, तो बिजनेस में तो कमी आ रही है और सैलरी भी बांटनी पड़ रही है। लेकिन वहीं अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें, तो उन पे सैलरी बांटने का जोर नहीं होता, तो उस केस में भी फाइनेंस सेक्टर विन करेगा। थर्ड कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। आप देख रहे हो कि जिस जिस तरह से आजकल की पॉलिटिक्स डेवलप हो चुकी है, उसके चलते बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को आराम से लोन दे दिए जाते हैं, चाहे वो अडानीज की बात करें, चाहे वो SBIs की बात करें, चाहे वो PNBs की बात करें, चाहे वो किसी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इन बड़े बड़े PSU बैंक से बहुत बड़ा बड़ा लोन उठा के बहुत ही आसान शर्तों और आसान किश्तों पे दे दिया जाता है। तो ऐसे में बैंक्स के एज अ बिजनेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कंट्रोल भी आप देख रहे हैं कि सेक्टर बाय सेक्टर बढ़ता जा रहा है। और खास करके बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो कहने को होता है कि किसी भी बैंक को प्राइवेटाइज करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो जिस तरह से मैं ट्रेंड देख रही हूँ पिछले 4-5 साल से, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा बड़ा कर्जा दे दिया जाना PSBs द्वारा बहुत ही आम बात हो गई है। तो ऐसे में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ हैं, तो आप फिर भी एक परसेंट में कह सकती हूँ कि आप सेफर साइड में खड़े हैं। लेकिन आप इस वक्त किसी बड़े PSBs के साथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ खड़े होके और सोचें कि अगला साल, 6 महीना, 2 साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने डिसीजन पे एक बार फिर से सोच लें। क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जितनी भी इस तरह की एंटिटीज हैं, खास करके जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में एंटिटीज है ना, तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग ये मान के चलो कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत टाइम से मार्केट में हैं, आप मान के चलो कि वो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से स्टेक्स लगातार कम करेंगे। क्योंकि जिस भी सेक्टर पे, जिस भी कंपनी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, वो फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से उतना सेफ एंड सिक्योर नहीं रह जाता। इसलिए भी मुझे अब बैंक्स की बजाय फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज अच्छी लगती हैं। आई होप नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, कोई भी बैंक आप मान के चलो कि वो फाइनेंस सेक्टर के इक्वल फुटिंग में खड़ा होगा। क्योंकि नेक्स्ट 5, जिस तरह से मैं लोगों में क्रेज देख रही हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये तो शुरुआत है। और आज से 5 साल के बाद की बात करती हूँ ना, तो ये तो शुरुआत है। और मान के चलो कि आज से 5 साल बाद सारे के सारे बैंक्स, उनके पास सेविंग अकाउंट्स में पैसा आना जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। और ऐसे केस में उनको RBI से रेपो रेट पे ही उधारी लेनी पड़ेगी। और ऐसे केस में बैंक्स और NBFC इक्वल फुटिंग पे आके खड़े हो जाएंगे। और तब जितनी मैं ये बातें कह रही हूँ, जिस भी पर्सन का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो ये सोच के चलना, ये सारी चीजें अपने माइंड में रख के चलना
मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 2024 जो साल होगा ना वो फाइनेंस सेक्टर के नाम होगा। जस्ट एक आरबीआई के रेट कट की देरी है, जैसे ही एक आरबीआई की तरफ से रेट कट आता है, जितने भी फाइनेंस सेक्टर के शेयर हैं जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से नहीं चले हैं, वो चलना छोड़ो, वो भागना शुरू कर देंगे। आपके पास जो भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ना, उसको प्लीज बहुत टाइटली होल्ड करके रखना है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज लाइक कर देना, और अब लगे मेरा कंटेंट अच्छा तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया करो। आज थोड़ा वॉइस का इशू रहेगा, मेरा गला खराब है। मैं चाहती थी कि वीडियो ना रिकॉर्ड करूं, बट इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि ये न्यूज आप तक पहुंचनी जरूरी है। सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।